सारे पास्ट ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, अगर आप एनडीए का पेपर देखोगे सो द पैटर्न इज चेंजिंग अलॉट। जो हमारा पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। किसी पेपर में आप देखोगे कि 10 क्वेश्चंस ऑफ उसके आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशंस के आ गए। किसी में आप देखोगे कि रीडिंग ही नहीं आ रही है, किसी में आप देखोगे पैराग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर पैराग्राफ्स का कैसे होगा, पैराग्राफ्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझ लो कि एनडीए में देयर इज़ नो सेट पैटर्न। ठीक है, कुछ भी चीज़ आएगी और कुछ भी चीज़ नहीं आएगी, तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते हो। यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, राइट। सो इसलिए जिससे कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए और ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस वी कैन कवर, what we'll do is we'll discuss the 10 past year papers, 10 years papers. So 20 पेपर्स हम आप लोगों के साथ लगभग डिस्कस करेंगे, so that you get a fair idea कि एनडीए का पेपर होता कैसे है। तो जो फर्स्ट पेपर हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे, so 19 से 22 जाएंगे। उसके बाद हम फिर पुराने पेपर्स करेंगे। तो रीसेंट पैटर्न के पेपर्स को हम स्टार्ट करेंगे। We'll start with 2019। हर पेपर हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया है, तो एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50। सो 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस के दो वीडियोस होंगे। तो दो वीडियोस में आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आज हम करने वाले हैं 2019 का फर्स्ट एंड पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बोला 25 क्वेश्चंस के हम दो सेट्स करेंगे। ओके गाइस, सो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट इज स्पॉटिंग एरर्स, राइट। ईच आइटम, अब कैसे देखिए स्पॉटिंग एरर्स में होता क्या है, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि हर सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए बी और सी। तो ए बी और सी में से कुछ भी एरर है तो आप उसको मार्क करिए। अगर ए बी और सी में से एरर नहीं है तो आप किसको मार्क करेंगे, नो एरर। तो अगर आपको लगता है सेंटेंस ठीक है तो आंसर होगा नो एरर। अब इसमें क्या होता है, अगेन ग्रामर पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ एंड आई फील कि यार ग्रामर तो हो जाती है, तो चक्कर क्या है कि जो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें स्पोकन इंग्लिश की वजह से गलत करने पड़ते हैं या गलत हो जाते हैं हमसे। सो यू विल हैव टू गो थ्रू ग्रामर, बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें 10 में से 10 सही करके आइए। अगर आपके 2-3 भी गलत हो रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, राइट। प्लस स्पॉटिंग एरर्स एक ऐसा पार्ट है पेपर का जो कि नॉर्मली बच्चे गलत करके आते हैं, छोड़ के आते हैं। तो अगर आप स्पॉटिंग एरर्स अच्छे से करके आ रहे हो तो आपका सेलेक्ट होने का चांस उतना ही बढ़ जाता है, राइट। सो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। ओपनिंग हिज लेटर, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। ठीक है, अब विद देम इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करता हूं तो विद का मतलब होता है किसी के साथ। तो देम कौन है, अगर मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं तो क्लर्क सिंगुलर है ना, तो वो देम वैसे भी गलत हो गया। अगर मैं लेटर्स की बात कर रहा हूं तो आप आंसर्स उनके आंसर्स लिखवाओगे, उनके साथ आंसर्स नहीं लिखवाओगे। ठीक है, तो ऑफ देम, अगर ये देम लेटर्स के लिए तो यहाँ पे ऑफ आना चाहिए। अगर ये लेटर्स क्लर्क, अगर ये वर्ड क्लर्क के लिए तो यहाँ पे देम ही गलत है, और विद तो कभी आएगा ही नहीं। सो विद मीन्स टुगेदर, तो इसलिए विद यहाँ पे गलत है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी। आगे मूव करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन है। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो मेरा स्कूल का दोस्त था बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी सेंस की भी बात करूं तो कब भूला वो आपको, वो आपका स्कूल का दोस्त था जब वो ग्रेट बन गया उसके बाद भूला, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अगेन एक प्रेपोजिशन मिसिंग है, दैट इज आफ्टर। आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन यहाँ पे आएगा। सो ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट आफ्टर बिकमिंग फेमस ही फॉरगॉट मी। फेमस होने के बाद वो मुझे भूल गया। सो इसलिए बिकमिंग से पहले हमें क्या लिखना है, आफ्टर। सो आंसर क्या होगा इसका, बी। सो फर्स्ट का आंसर था सी, सेकंड का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, फाउंड शांति निकेतन। ये बहुत कॉमन एरर है। ठीक है, अगेन आप जो भी लोग ग्रामर से नहीं पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर में आपको बता देता हूं, इट्स कॉल्ड कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कंफ्यूजिंग वर्ब्स। अब कंफ्यूजिंग वर्ब्स में हमारे पास सेट ऑफ 10 वर्ब्स हैं जो आप रिपीटेडली एग्जाम्स में देखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि शब्दों का मीनिंग या तो क्लोज होता है, ठीक है, या स्पेलिंग सेम होती है। तो वो 10 वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स यू गाइस विल हैव टू लर्न। इसीलिए से एक वर्ड है फाउंड। फाउंड
पास्ट टेंस होता है फाउंड, जब फास्ट टेंस में होता है तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज मिली, ठीक है। और जब मैं प्रेजेंट बोलता हूँ फाउंड, तो फाउंड का मतलब होता है कुछ स्टैब्लिश करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज फाइंड, फाइंड का पास्ट फाउंड, एक शब्द तो ये हो गया, एक शब्द होता है फाउंड, और फाउंड का पास्ट होता है फाउंडेड, ठीक है। तो ये हमें सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से और प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो फाउंड मतलब उन्हें मिला शांति निकेतन, जबकि हम क्या बोल रहे हैं, उन्होंने शांति निकेतन स्टैब्लिश किया। तो फाउंड गलत है, फाउंड की जगह आना चाहिए था फाउंडेड, बिकॉज यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, स्टैब्लिश करना। तो फाइंड का मतलब है कुछ मिला, और फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश, ठीक है। तो फाउंड का पास्ट होगा फाउंडेड और फाइंड का पास्ट होगा फाउंड। तो एक तो स्पेलिंग सेम है, प्लस मीनिंग थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। इनको हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इनकी एक लिस्ट है जो आपको हर बुक में मिल जाएगी। तो दीज वर्ड्स यू हैव टू लर्न, मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, नॉर्मली इनसे एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent, right? So अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक तो introduced into, into और to, एक तो in और into में क्या डिफरेंस होता है, into होता है किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं क्लासरूम के अंदर हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम सिटिंग इन द क्लास। लेकिन अगर मैं दरवाजे से एंट्री कर रहा हूँ, तो जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आप बोलते हैं इनटू, और जब आप अंदर होते हैं तो आप बोलते हैं इन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी चीज के अंदर नहीं आ सकते तो आप बोलोगे इन, कम इन द डोर, क्योंकि दरवाजे के अंदर कोई नहीं आ सकता, दरवाजे से अंदर आ रहे हो। और अगर मैं बोलता हूँ कम इन द क्लास, ये गलत हो जाएगा, कम इनटू द क्लास। सो जब आप बाहर से अंदर मूव कर रहे होते हो तो होता है इनटू। तो जब मैं किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो इट्स नॉट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो इसलिए द प्रेपोजिशन इनटू इज रॉन्ग हियर। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड होगा, इनटू इंग्लैंड नहीं हो सकता, इंग्लैंड में हुई थी। इनटू का उन वर्ड्स के लिए होता है व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, बट बाहर से अंदर जब तक नहीं आ रहा है तब तक इनटू नहीं आएगा। और इसका हिंट मुझे मिलता है कैंट, कैंट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगर यहाँ में इंडिया लिख देता तो शायद इनटू आ जाता, बट क्योंकि इंडिया नहीं लिखा है तो इनटू नहीं आ सकता। So fifth question of spotting errors. From 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday. तो अब ये अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब मैं टाइम के साथ फ्रॉम की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। 2014 से अब जैसे सर क्लास कितने बजे शुरू होगी, 2 बजे शुरू होगी, तो फ्रॉम 2 o'clock। और अगर मैं कहता हूँ 2 बजे से पढ़ रहा है तो फिर फ्रॉम नहीं आएगा, फिर आएगा सिंस। सो द मोमेंट आई टॉक अबाउट अ कंटिन्यूअस टाइम, अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम पे फोकस करता हूं तो मेरे पास जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं सिंस और फॉर। और अगर आप कंटिन्यूअस टाइम पे फोकस नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग टाइम पे फोकस कर रहे हो, तो आप यूज करते हो फ्रॉम, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं 2 बजे से, अगर 2 बजे से मेरा मतलब है कि क्लास 2 बजे शुरू होगी, तो मेरा आंसर होगा फ्रॉम 2 o'clock। और मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मेरा फोकस किस पे हो गया, कंटिन्यूअस पे, तो फॉर की जगह लगेगा, फ्रॉम की जगह लगेगा सिंस, ठीक है। या अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर। सो कई बार क्या होता है, बच्चे रट के चले जाते हैं कि 2 o'clock के साथ सिंस, 2 years के साथ फॉर, ठीक है। लेकिन कई बार फ्रॉम भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम स्टार्टिंग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, 30 साल से वो कर रहा है मेहनत, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम गलत है। सो ये था हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वाज स्पॉटिंग एरर्स, राइट। सो स्पॉटिंग एरर्स में हमारे को जितना भी हम ग्रामर में पढ़ते हैं उस तरीके की गलतियां ढूंढनी होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब जब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो कई बार क्या होता है, बच्चे एंटोनियम्स सिनोनियम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स क्या होता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उसको डिटेल में भी लिखा होता है। अब ये देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नियरेस्ट इन मीनिंग। तो यूपीएससी में क्या होता है कि मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं चाहिए, आसपास का भी चलेगा। तो जब हम केवल रट के जाते हैं
तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, लेकिन डीप का मतलब गहरा तो होता है, बट डीप का मतलब अगर मैं कलर के लिए लिख दूंगा तो डार्क हो जाएगा। अब कोई डीप का मतलब गहरा याद करके गया है तो डार्क नहीं लिख पाएगा, डार्क याद करके गया है तो गहरा नहीं लिख पाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल अबाउट इट, एंड इसीलिए यूपीएससी क्या कहता है, नियरेस्ट इन मीनिंग, कि हो सकता है हमने एग्जैक्ट मीनिंग ना दिया हो, बट उससे मिलता जुलता क्या मीनिंग है वो आप मार्क करोगे। तो कई बार होगा कि एंटोनियम्स सिनोनियम्स में आप उसको यूज नहीं कर पाओगे जो रट के गए हुए हो, जब तक कि आप उसमें लॉजिक नहीं लगाओगे। अब इसमें क्या होता है, जब हम वोकैब करते हैं तो हम काफ़ी बार कुछ गेस भी कर सकते हैं। अब क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस आता है, अगर मुझे एनकाउंटर का मीनिंग नहीं भी पता तो भी मैं गेस कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट। सम पीपल कंप्लेन, अब लोग कंप्लेन करते हैं व्हेन दे एनकाउंटर मिसफॉर्च्यून, ठीक है। तो अब यहीं से मुझे एनकाउंटर का मीनिंग पता चल गया कि आप कंप्लेन करोगे, मिसफॉर्च्यून इज बुरा वक्त या बुरा भाग्य, तो जब आपको बुरा भाग्य आएगा आपके सामने तो आप कंप्लेन करोगे इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरोली हैप्पी लाइफ। तो नॉर्मली आपकी लाइफ हैप्पी है, लेकिन जब थोड़ा सा भी मिसफॉर्च्यून आता है तो आप क्या करते हो, कंप्लेन करते हो। तो मिसफॉर्च्यून आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। अब ये 4 वर्ड्स है। रन अवे का मतलब होता है बाहर भाग जाना, दूर भाग जाना। तो जब बुरा वक्त दूर भागता है, दूर तो नहीं भागेगा ना, बुरा वक्त तो आ रहा है, बुरा वक्त आपके साथ भी नहीं भाग रहा है। रन डाउन का मतलब होता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, बहुत ज्यादा थके हुए होते हो। तो रन इनटू इज माय आंसर। रन इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब। रन इनटू को हम क्या यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, रन इनटू का बेसिक मीनिंग होता है टू मीट समवन सडनली, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मिलना इज रन इनटू। सो बुरा वक्त, अब मैं गैस कर पा रहा था, इनकाउंटर का मीनिंग मुझे समझ में आ गया। अब अगर इन 4 में से मुझे उस वर्ड का मीनिंग पता है जो मिलने के से रिलेटेड है, तो मेरा आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। अब यहाँ पे जो है ना, दिस इज अ रूट वर्ड। एक चीज होती है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स, ठीक है। तो मिजरीज, मिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेगेटिव। तो जब मैं मिजरीज की बात करता हूँ तो मैं किसी नेगेटिव बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुरी चीजों से भरा पड़ा है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। तो इनडिफरेंट लव गलत, परफेक्ट हैपनिंग हैप्पीनेस गलत, सफरिंग्स और सिंपैथी, सिंपैथीज भी पॉजिटिव वर्ड है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बुरा, बुरी चीजें, सफरिंग इज बुरा, ठीक है। सो मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे ग्रेट सफरिंग। सो माय आंसर इज सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें, नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें ग्लांस, ग्लांस होता है निहारना। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को आप निहार रहे हो। तो जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हो तो अगर मुझे डिलाइट का मीनिंग नहीं भी पता तो मैं बाकी चीजों से गैस कर सकता हूँ, तो आपको खुशी देता है। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली चारों में से विजडम तो देता नहीं, प्योरिटी नहीं देगा, पीस एक बार को हो सकता था, बट अगर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है तो इट इज हैज टू बी कनेक्टेड विद हैप्पीनेस। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपके एंटोनियम्स एनोनियम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इट इज टेरेबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टार्वेशन। टेरेबल बुरा होता है, डाई इज मरना, किसी चीज से मर रहे हैं। अब अगेन अगर मैं इधर से देखता हूं तो आप किस किस चीज से मर सकते हो, स्टार्च तो किसी चीज में, आई थिंक बायो का वर्ड है स्टार्च, आलू में स्टार्च होता है। प्लेंटी से आप मर नहीं सकते, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। स्टेपल मुझे पता नहीं, मान लीजिए, ठीक है, बट ये दो तो मैं श्योर हो गया कि इन दो चीजों से तो आप नहीं मर सकते। और भूख से आप मरते हो, भूख अगर लग रही है तो लोग मरते हैं, डाई ऑफ हंगर। तो दिस इज द ओनली वर्ड दैट मैचेस। तो अगर मुझे स्टेपल का मीनिंग नहीं पता, स्टार्च और प्लेंटी का मीनिंग पता है या नहीं भी पता, मैं मान लेता हूँ, अगर आपको भूख का मतलब पता है, ठीक है, और भूख से लोग मर सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे आप डी कराएंगे, बिकॉज लोग, बुरी बात है जब लोग मरते हैं। लोग किस चीज से मर सकते हैं इन चारों में, केवल और केवल भूख से।
सो अगर मुझे स्टार्वेशन का मीनिंग नहीं पता तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा अगर मैं अपना लॉजिक्स को इंटैक्ट रखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So the next question is, the university has constituted a grievances। अब ये जो कमेटी है देखना पड़ेगा कि कैसी कमेटी बना सकती है, ठीक है। ग्रीवियंस का वैसे मतलब होता है दुख, लेकिन अब अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं और मुझे ग्रीवियंसेस रिड्रेसल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर, किसी मैटर में जाने के लिए, ठीक है। तो अब डिप्रेशन कमेटी तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो डिप्रेशन कमेटी नहीं हो सकती। अब यूनिवर्सिटी तो क्या बनाएगी, कंप्लेंट कमेटी। अगर आप कभी भी से बैंक्स में जाएंगे, काफी जगह पे ग्रीवियंसेस का आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायतें, ठीक है। ग्रेटफुलनेस कमेटी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो ग्रेटफुलनेस कमेटी मैटर में कैसे देखेगी, तो मैटर में देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंप्लेंट कमेटी, जो आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करे। तो इसलिए मेरा आंसर हो गया कंप्लेंट कमेटी। So this was our 10th question, which was synonyms. Let's move on to the next section. Okay guys, so this is our next session, right? So ये है antonyms. Again मैं repeat कर रहा हूँ, अगर आप एग्जाम्स में कई बार क्या होता है, प्रेशर की वजह से बच्चे synonyms antonyms भी भूल जाते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा होता है नीचे अलग से, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग वापस वही है कि नियरेस्ट टू द मीनिंग, ठीक है, ऑपोजिट टू द मीनिंग। तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं या जब हम एंटोनियम्स एनोनिम्स की बात करते हैं, सो देयर कुड बी वर्ड्स जो एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं हो, बट स्टिल हमें वही लिखने पड़ेंगे बिकॉज दे आर द बेस्ट सूटेड वर्ड्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। रमेश इज अ वेरी डूबियस कैरेक्टर। सो डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसपे आपको हमेशा शक रहता है, जिसपे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। तो अब इसमें ना दो तरीके हैं। मान लीजिए मुझे डूबियस का मीनिंग नहीं पता, राइट। तो शेडी, सस्पिशियस और डाउटफुल, ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं, जो मतलब कि जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर हमें डूबियस का मीनिंग नहीं भी पता, बिकॉज दीज थ्री मीनिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, सो आंसर इसलिए हमारा इसका ऑपोजिट होना चाहिए। तो आंसर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो वैसे डूबियस का ऑपोजिट होता है ट्रस्टवर्दी। अगर मुझे मीनिंग नहीं भी पता होता तो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल गेम, राइट। अब ये तीन चार हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं, इन, इल, इम, अन। तो ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं, अगर ये वर्ड्स किसी भी वर्ड से पहले लगते हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे विजिबल मतलब दिखाई देना, तो इनविजिबल हो जाएगा गायब। इलीगल, लीगल मतलब जिसको आप कुछ कर सकते हो, इलीगल जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। इम, सॉरी, पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल। ऐसे ही अन। सो माइंडफुल मतलब सोचा समझा, सो अनमाइंडफुल मतलब बिना सोचा समझा, राइट। सो इन प्रीफिक्सेस को हमें ध्यान रखना होता है। जब भी इनमें से कुछ आता है तो इनके आगे का जो भी वर्ड होता है ये उसके ऑपोजिट हो जाते हैं, राइट। सो अब बात करते हैं अनमाइंडफुल। सो हमारा आंसर क्या है, अनमाइंडफुलनेस बिना सोचे समझे। तो केयरलेस, स्टूपिड दोनों उसी टाइप के वर्ड है। विजिलेंट होता है, अब विजिलेंट डिपार्टमेंट भी होता है, विजिलेंस, विजिलेंस जो सतर्क रहते हैं, ठीक है, आपको विजिलेंट रहना चाहिए। तो विजिलेंट इज द ऑपोजिट ऑफ अनमाइंडफुल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ही सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिसीज। तो क्योर हम सबको पता है, क्योर इज जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो क्योर का उल्टा क्या होगा, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। सो इसका बेसिक ऑपोजिट होता है इनक्योरेबल। जैसे हमने बात की क्योर का उल्टा इन, सो इनक्योरेबल, ठीक है। अब इनक्योरेबल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट ट्रीटेबल, ट्रीट का मतलब होता है जिसका इलाज हो सकता है। रेमेडी, रेमेडी होता है इलाज, ठीक है। तो अब अगर मुझे रेमिडिएबल का मीनिंग नहीं भी पता तो मेरे को रेमेडी से याद आ जाना चाहिए। सेम गोज विद ऑपरेबल, ऑपरेबल इज फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप ऑपरेट करा सकते हो। सो इन तीन केसेस में वो ठीक हो सकता है, और हमें चाहिए ठीक होने का ऑपोजिट। सो इसलिए टर्मिनल, टर्मिनेट, टर्मिनेट क्या होता है, जहाँ पे जाके चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो टर्मिनल डिजीज क्या होती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता, राइट। सो इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज, ऑपोजिट हो गया टर्मिनल डिजीज।
नेक्स्ट पे आते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस होता है पवित्र दिन, ठीक है। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी से, तो अपॉर्चुनिटी इज अ गुड, फॉर्चुनेट, गुड, ठीक है। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा ओमनियस होगा। ओमन इज वो गुड एंड बैड ओमन, सो इसका ही वॉज बॉर्न ऑन एन ओमनस डे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ही हैज़ डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। अब ये जो हॉस्टिलिटी वर्ड है आपने वैसे भी सुना होगा, विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो गया, हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी मीन्स अग्रेशन, ठीक है। जब आप किसी के अगेंस्ट खड़े होते हो, किसी के विरुद्ध होते हो, ऑल दैट इज हॉस्टिलिटी, राइट। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हॉस्टिलिटी का उल्टा क्या होगा, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो फ्रेंडशिप क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है, तो हॉस्टाइल का उल्टा हो गया दोस्त, जिसकी तरफ आपको दोस्ती का तरीका। सो फ्रेंडशिप इज माई आंसर। So this was our section third, which is antonyms, right? आगे मूव करते हैं। ओके गाइस, आजकल ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, दीज आर कॉल्ड ईडियम्स। ईडियम्स के साथ हमें क्या करना है, ईडियम्स में आपका एक्यूरेसी ऊपर जाना चाहिए, राइट। कुछ ईडियम्स होते हैं जो हम हिंदी की वजह से सॉल्व हो जाते हैं, बट हमको क्या ध्यान रखना है कि ईडियम्स का मतलब क्या है, वो चीज़ या वो मीनिंग, वो सेंटेंस जिसका मीनिंग कुछ और हो। मैं कह कुछ रहा हूँ बट उसका मतलब कुछ डीपर मीनिंग होगा। सो दो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अगर आता है अ डार्क हॉर्स, तो ये मुहावरा है, तो मतलब घोड़े की बात तो हो नहीं रही होगी। तो एक एग्जाम्पल आपको हमेशा, एक ऑप्शन आपको हमेशा इसका लिटरल मीनिंग, मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसा ही मीनिंग मिलेगा, ठीक है। तो वो हमेशा हो जाएगा गलत। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं अ डार्क हॉर्स अ ब्लैक कलर्ड हॉर्स, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि आप ईडियम्स की बात कर रहे हो, राइट। और जब आप ईडियम्स की बात करोगे तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकता, तो अब ब्लैक कलर्ड हॉर्स वुड बी रॉन्ग। अब हम बाकी तीनों को पढ़ सकते हैं क्योंकि लोगों की बात हो रही है। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम इज जो हमें लगता था कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ही सक्सीड्स इन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो इसका आंसर होगा अ पर्सन हु विंस अ रेस और कॉम्पिटिशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे मूव करते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट ईडियम है हमारा शो स्टॉपर। शो स्टॉपर अगेन अभी एक मैं कोई मूवी देखी थी, फैशन शोज में यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई शो स्टॉपर कौन होता है, जो आपका मेन अट्रैक्शन होता है उस शो का, राइट। तो जिसको देखने के लिए मतलब एक कुछ शो चल रहा है और आप सबका ध्यान उस शो से हटके उस पर चला गया, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड शो स्टॉपर। सो अब वापस आते हैं। सो अ पर्सन हु स्टॉप्स द शो, गलत, क्यों, क्योंकि सेम मीनिंग है, ठीक है। सेम मीनिंग कभी नहीं होगा आंसर में, ठीक है। ईडियम है मतलब तो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, राइट। अब आगे चलते हैं। समवन हु ऑर्गेनाइजेज द शो, नहीं, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज और स्टॉप सेंस ही नहीं हो रहा। परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। तो शो स्टॉपर कौन होता है, वो आदमी है वो जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। सब कुछ एक तरफ और उसकी परफॉर्मेंस एक तरफ, तो दैट इज कॉल्ड शो स्टॉपर इन फैशन शोज। हमारा आंसर हो गया सी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अब ये जो जैक वर्ड आया है ये कार्ड से आया है, गुलाम, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप किंग नहीं हो, क्वीन नहीं हो, सो एस नहीं हो, इक्का बादशाह बेगम आप नहीं हो। तो जैक मीन्स आप हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी आती है। ऑल ट्रेड सब कुछ आता है लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जिसको हम स्टेपनी भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, सो कोई भी ऐसा आदमी जो सब कुछ कर लेता है वो होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। एक कंप्लीट मुहावरा होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सो उन्होंने आधा दिया है, ठीक है। सो जिस आदमी को सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो अब अगर हम पढ़ते हैं तो समवन हु हैज़ मैनी स्किल्स, कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन, गलत हो गया। जैकपॉट गलत हो गया। ग्रेट बिजनेसमैन गलत हो गया। तो जिसको बहुत सारे काम आते हैं, चाहे थोड़े थोड़े आते हैं बट सब कुछ आता है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज दैट पर्सन। आंसर हो गया 18 का ए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फाइट टूथ एंड नेल।
तो अब फाइट टूथ एंड नेल इज जब आप बिल्कुल इसको हिंदी इसका मुहावरा होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, राइट। तो जब आप बहुत अच्छे से बहुत बुरी तरह लड़ाई करते हैं, सब कुछ अपना लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइट टूथ एंड नेल। ठीक है, तो अब ये फाइट है, ये कोरल है, ये सेम वर्ड्स है, तो चांसेस है कि ये आंसर तो होगा नहीं। अटैक समवन सेम चीज़ है, लड़ाई नहीं, पूरा जोर लगा देना, राइट। सो आंसर सीधा सीधा डी हो गया, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है, सो आप कुछ पाने के लिए जब बहुत मेहनत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। आगे मूव करते हैं। सो इस पार्ट का लास्ट वर्ड है फेयर एंड स्क्वायर। सो फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है? साफ साफ, सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो फेयर इज अ गुड वर्ड। स्क्वायर आप हम बात कर सकते हैं, चलिए स्क्वायर से हमें नहीं पता चल रहा, फेयर का मतलब होता है अच्छा। तो मुहावरा जो भी अच्छे की बात कर रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्रिटिकल वे गलत हो गया, अच्छे की बात नहीं कर रहा। फेयर का मतलब है गुड, ये कह रहा है अच्छे तरीके से नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और फुलिश नहीं हो सकता क्योंकि फेयर मीन्स गुड, तो ये भी गलत। सो एक सही तरीके से या अच्छे तरीके से जब आप बिना चीटिंग के किसी को हराते हो तो उसको बोला जाता है फेयर एंड स्क्वायर। सो अगर मुझे कुछ कुछ वर्ड्स पता है तो ईडियम्स में ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लूँगा। अब जब हमारे वोकैब की जब हम बात करते हैं, अगर पिछली बार वाला पैटर्न आता है और आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो ईडियम्स इज़ वन थिंग जो जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड ईडियम्स याद करने से ज़्यादा गैस करने की आदत डालनी है आपको, राइट। क्योंकि अगर 10 ईडियम्स आते हैं और आप 8 को गैस कर पाते हैं और 6 सही कर पाते हैं, इट्स एनी डे बेटर। आप सारे ईडियम्स याद नहीं कर पाएंगे, एंड याद करेंगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी में आपको आंसर वही मिले जो आप पढ़ के गए हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेशन है हमारा पैसेजेस। पैसेजेस लास्ट टाइम 2019 में ही आए थे, बट ये यूजुअली आते रहते हैं। तो पैसेजेस करने के लिए अगर दोबारा कभी पैसेज आता है तो पैसेज इज समथिंग जो हमने स्कूल्स में भी किया है, कि पैसेज होता था और उसके नीचे क्वेश्चंस होते थे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि एनडीए में जब आप बात करते हो तो जब भी पैसेज आएगा, आप पैसेज के पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखो, एंड देन लुक फॉर देम इन द पैसेज, राइट। सो 2 मिनट लेंगे हम पैसेज पढ़ने में। सो जैसे ही हम पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन रीड द पैसेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया, ऑथर के हिसाब से इंडिया क्या है? कभी भी एक देश नहीं रहा, ठीक है, अलग अलग देश रहे हैं, हमेशा एक देश रहा है लेकिन डिफरेंसेस रहे हैं। ठीक है, एक देश बना ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ये 4 ऑप्शंस है, बट मेरे को क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ऑथर के हिसाब से इंडिया क्या है या क्या था, राइट। अब हम पढ़ते हैं। आई डू नॉट विश टू सजेस्ट दैट बिकॉज वी वर वन नेशन वी हैड नो डिफरेंसेस। वो कह रहा है हम हमेशा से एक देश थे और हमारे पास डिफरेंसेस नहीं थे। पहली लाइन में मेरे 2 ऑप्शंस गलत हो जाते हैं उधर। कौन से 2 ऑप्शंस गलत हो जाते हैं? कि डिफरेंसेस के साथ एक नेशन था और कभी भी एक नेशन नहीं था। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। बट इट इज सबमिटेड दैट आर लीडिंग मैन ट्रैवल्ड थ्रू आउट इंडिया आइदर ऑन फुट और इन बुलक कार्ट्स। और लेकिन ये लिखा गया है कि जो हमारे लीडिंग मैन थे, जो हमारे रिलीजियस गुरुज थे, वो पूरे इंडिया में घूमे, एक दूसरे की भाषाएं सीखी, दे लर्नड वन अनदर्स लैंग्वेज एंड देयर वाज नो अलूफनेस अमंग्स देम। और कुछ भी अलग अलग नहीं थे, सब साथ रहते थे, राइट। व्हाट डू यू थिंक could have been the intention of those forcing ancestors of ours establishing Setu Bandhana in Rameshwar in the south, जगन्नाथ इन द ईस्ट, हरिद्वार इन द नॉर्थ एंड सो ऑन। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे रिलीजियस लोग थे वो पूरे इंडिया में घूमे, उन्होंने दूसरे लोगों की भाषाएं सीखी, दूसरी एरियाज़ की, और उन्होंने साउथ में भी एक बड़ा चीज़ खोला, ईस्ट में भी खोला, नॉर्थ में भी खोला, उन्होंने सब जगह कनेक्ट कर दिया। तो इसकी इंटेंशंस क्या रही होगी? अभी आगे पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें हमारा फर्स्ट आंसर यहीं से मिल गया है, राइट। चेक करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑथर, फर्स्ट लाइन में ही हमारा आंसर था, ठीक है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वन नेशन अलॉन्ग विद
differences, right? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इंडिया हमेशा से एक देश रहा है, दिस इज व्हाट द ऑथर सेड। और हमेशा से एक देश रहा है कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, फिर पैसेज पे जाएंगे। व्हाट डिड द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया, व्हाई डिड द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पिलग्रिमेजेस इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अभी हमने यहीं तक पढ़ा है कि जो वो सेज थे उन्होंने एक आपका तीर्थ साउथ में बनाया, एक नॉर्थ में बनाया, एक ईस्ट में बनाया, एंड सो ऑन। सो ऐसा क्यों किया? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यू विल एडमिट दे वर नॉट फूल्स, आप मानेंगे कि वो बेवकूफ़ नहीं थे। दे न्यू दैट वर्शिप ऑफ गॉड कुड हैव बीन परफॉर्म जस्ट एज वेल एट होम। ठीक है, दे टॉट अस दैट दोज हुज हार्ट वर अग्लो विद righteousness had the Ganges in their own homes, but they saw that India was one undivided land, so made by nature. So क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता था कि आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, आपको तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें ये भी दिख रहा था कि इंडिया एक अनडिवाइडेड, मतलब ऐसी लैंड है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन अनडिवाइडेड है। तो व्हाट दे डिड वाज दे देयरफॉर आर्ग्यूड दैट इट मस्ट बी वन नेशन। उन्हें उसे एक नेशन बनाना था, तो उन्होंने अलग अलग जगह तीर्थ बना दिए जिससे कि हमें वो हमेशा से एक नेशन लगे, राइट। So arguing thus, they established holy places in various parts of India and fired the people with the idea of nationality in the manner unknown in other parts of the world. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में मंदिर बनाए एंड एक नेशन का कॉन्सेप्ट दिया विद देयर आइडिया, राइट। तो क्यों बनाया उन्होंने अलग अलग जगह पे? अगर हम देखें क्यों बनाए? क्योंकि वो उन्हें उसको क्या करना था? एक नेशन बनाना था। बिकॉज दे कुड ऑब्जर्व दैट अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ द कंट्री एज मेड बाय नेचर। ठीक है, दे वांटेड टू पुश पीपल, वो लोगों से ट्रैवल नहीं कराना चाहते थे, वो उसको एक देश बनाना चाहते थे। तो ये गलत। बिकॉज दे देमसेल्व्स हैड टू ट्रैवल, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, गलत। बिकॉज दे वांटेड पीपल टू बी रिलीजियस, गलत। तो क्या था कि वो अलग अलग जगह पे वो बना के क्या करना चाहते थे? एक नेशन का आइडिया फ्लोट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो थर्ड इज इन द पैसेज द ऑथर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द रेलवेज इज। अब जब वो रेलवेज की बात कर रहा है तो पहले इन वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कई बार ट्रिकी होता है। क्रिटिकल इज जब मैं उसको देखना चाह रहा हूँ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जैसे आपने सुना होगा मूवी क्रिटिक्स होते हैं, राइट। सिंपैथेटिक इज यार मुझे आपके साथ सहानुभूति है क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, जो भी। इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क ना पड़ना, ठीक है। और अपैथेटिक होता है उसको साथ समझना, राइट। सो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। रेलवेज को हम ध्यान में रखेंगे कि रेलवेज की जब वो बात करेगा तो किस तरीके से करेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नेशनैलिटी इन मैनर अननोन इन other parts of the world, and we Indians are optic as no two Englishmen are. Only you and I and others who consider ourselves civilized and superior person imagine that we are many nations. In war after the advent of railways, जब railways शुरू हुई, that we began to believe in distinctions, and that are at liberty now to say that it is through our railways that we are beginning to abolish those distinctions. तो हम रेलवेज़ की बारे में वो बात कर रहा है कि ये प्रॉब्लम आई रेलवेज से, उसके बाद हमने ऐसे देखना शुरू किया, ठीक है। एंड ओपीएम ईटर में आर्ग्यू दैट एडवांटेज ऑफ ओपीएम ईटिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैड बिगन टू अंडरस्टैंड द ईविल ऑफ ओपीएम हैबिट आफ्टर हैविंग ईटन। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? ओपीएम होता है अफीम, अफीम खाने वाला ही बोलेगा, तो वो उसको एनालाइज कर रहा है, ठीक है, कि क्या अच्छी चीज़ें थी रेलवेज़ की और क्या बुरी चीज़ें थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज क्रिटिकल अबाउट द रेलवेज़। तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। सिंपैथेटिक नहीं है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि रेलवे से हुआ क्या हमारे यहाँ। अब पैसेज हम लोगों ने पूरा एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिया है, तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट हुज हार्ट्स आर अग्लो विद राइचियसनेस दैट द गंगा इन देयर ओन होम्स। वो ये बोलते हैं ना, अगर आपका दिल साफ है तो भगवान तो घर में ही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि अगर आप, लेकिन वो यही कह रहा है कि हमारे सेंट्स भी इस बात को मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग जगह क्यों बनाया? टू प्रमोट द आइडिया ऑफ वन नेशन,
राइट आगे तो इसको पढ़ के देख लेते हैं। तो वन नीड नॉट विजिट गंगा टू टेक अ, गंगा की तो बात ही नहीं हो रही, वो मन की बात कर रहा है। गंगा हैज़ बीन पॉल्यूटेड, नहीं। वन शुड टेक अ होली डिप, गंगा में होली डिप लेनी चाहिए, नहीं। द प्योरिटी ऑफ हार्ट इज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी रिचुअल, तो आपका दिल साफ होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट कुछ भी और करने से ज़्यादा। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, सो आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज द पैराग्राफ इज रिटन इन अ, ठीक है। अब ये जो है इसको हमें समझना पड़ेगा, स्टाइल्स। सो डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है दो लोगों का कॉन्वर्सेशन, तो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन तो हो नहीं रहा। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है कि मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा है, उसने बोला, वो बता रहा है कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमारा स्टाइल क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव, उसने डिस्क्राइब किया कि क्या हुआ। पर्सपेक्टिव होता है कि मेरे हिसाब से क्या हुआ, ठीक है। तो कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला इन माय ओपिनियन, एज आई सी इट। अगर ऐसे वर्ड्स होते तो आपका स्टाइल हो जाता है पर्सपेक्टिव। ऐसे ऑप्शंस नहीं है तो आपका स्टाइल हो गया डिस्क्रिप्टिव, राइट। एंड एनालिटिकल स्टाइल, एनालिटिकल गलत है क्योंकि एनालाइज में वो हर चीज़ का अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करेगा। तो केवल रेलवेज को उसने थोड़ा सा एनालाइज किया है, बाकी सब जगह वो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो जब हम स्टाइल पे आएंगे तो विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। हम एक पेपर को दो बार में डिस्कस करेंगे, 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।